बड़े भैया ने घूर कर देखा तो सुगंध सिकुड़ गई। कितनी कठिनाई से इतने दिनों तक रटा हुआ संवाद बोल पाई थी। बड़े भैया से आंख मिलाकर कोई बोले ऐसा साहस घर में किसी का नहीं था। क्या बोला तूने? जरा फिर से कहना, बड़े भैया ने गंभीरता से कहा। कह तो दिया एक बार। सुगंध का स्वर लड़खड़ा गया। कोई बात नहीं, बड़े भैया ने संतुलित स्वर में कहा। एक बार फिर से कह। अक्सर दूसरी बार कहने से अर्थ बदल जाता है। सुगंध ने नीचे देखते हुए कहा, मुझे अनिकेत से शादी करनी है। ये अनिकेत वही है ना जो कुछ दिनों पहले यहाँ आया था? बड़े भैया ने पूछा। जी। और वो बंगाली है? बड़े भैया ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा। जी, सुगंध ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। और हम लोग, जिसमें तू भी शामिल है, शुद्ध शाकाहारी हैं। वो बंगाली है तो जरूर ही मांस मछली खाता होगा। जी, सुगंध ने सिर हिलाया। ये शादी नहीं हो सकती, बड़े भैया ने गरज कर कहा। क्यों बड़े भैया? सुगंध ने साहस जुटाकर पूछा। क्यों, क्या दिखाई नहीं देता? एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम। कहाँ है मेल इसमें? बड़े भैया ने डांट कर पूछा। कैसे रह पाएगी उस वातावरण में? पर हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या ये मेल नहीं है? सुगंध ने दृढ़ता से उत्तर दिया। अच्छा, तो तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपने फैसले खुद करेगी। लगता है तू अपने को विश्व सुंदरी समझने लगी है कि जो चाहे कर लेगी। बड़े भैया ने व्यंग से कहा। सुगंध ये सोचकर चुप रही कि उत्तर देगी तो वे और भड़क जाएंगे। उनका टेप एक बार चालू होता है तो फिर बंद नहीं होता। कोई उत्तर ना पाकर बड़े भैया ने पूछा, और अगर मैं शादी की मंजूरी नहीं दूं तो हम कोर्ट में शादी करेंगे। सुगंध का विद्रोह भड़क उठा। शाबाश बेटी, भैया ने ताली बजाते हुए कहा। तूने मेरी इज्जत रख ली। अगर मैं शादी के लिए हामी भर देता हूँ तो लोग हजार सवाल करेंगे। मैं जवाब देते देते थक जाऊंगा। सुगंध को सहसा विश्वास नहीं हुआ कि बड़े भैया समर्थन कर रहे हैं या तीखा व्यंग्य बाण छोड़ रहे हैं। इसे किसी बात की कभी भी उम्मीद की जा सकती थी। सुगंध दुविधा में पड़ गई। अब क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? बड़े भैया ने डांट कर पूछा। सुगंध ने डरते डरते कहा, आप नाराज हो गए। हाँ, नाराज होने की बात ही है। अच्छी तरह से फैसला कर लिया है ना? ऊंच नीच सब सोच लिया है ना? भैया ने कहा। बाद में पछताएगी तो नहीं? जी नहीं, छोटा सा उत्तर दिया। तो जाओ कोर्ट में शादी कराओ, मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दे दूंगा। बड़े भैया ने भी अपना फैसला सुना दिया। सुगंध का दिल डूब गया। स्वीकृति पाकर भी वो खुश नहीं हुई। हर लड़की की तरह वो भी दुल्हन बनकर पूरी साज सज्जा और श्रृंगार के साथ विदा होने की इच्छा रखती थी। ये तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि टिकट लेकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाना। जब तक विद्रोह की स्थिति में थी बहुत ऊंचा ऊंचा सोचती थी, और अब असलियत सामने आई तो दिल बैठ गया। सारे सपनों का रंग फीका पड़ने लगा। बड़े भैया 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और शायद इसीलिए ये नाम उनके व्यक्तित्व को और ऊंचे दर्जे के कारण उनके चेहरे पर चिपक गया था। माता पिता के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। 2 भाइयों की शादी तो पिता ने ही कर दी थी। मरने से पहले 2 बहनों की शादी तय कर दी थी। ये सब काम बड़े भैया ने ही किए हैं। इस बात की उन्हें प्रशंसा भी मिली। समय से तीसरी बहन की भी शादी कर दी। इसी समय उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनकी अपनी कोई संतान ना थी। अब रह गई सबसे छोटी बहन सुगंध, जो उनसे 15 वर्ष छोटी थी। उनके बीच भाई बहन का नहीं, एक पिता पुत्री का रिश्ता था। दोनों घर में अकेले थे क्योंकि अन्य बहनें ससुराल चली गई थी और भाई अपनी अपनी नौकरियों पर अन्य शहरों में थे। सुगंध बड़े भैया से जितनी डांट खाती थी उतना ही वो उनके सिर चढ़ी हुई थी। कोर्ट में शादी करने से सुगंध धूमधाम की शादी करने से वंचित रह गई, जबकि अनिकेत के परिवार वालों को लगा कि जैसे वे लोग धोखा खा गए। खाली हाथ बिना दहेज की बहू के आने से उनकी नाराजगी चेहरे पर एक बहुत बड़े मस्से की तरह दिखाई देने लगी। क्योंकि अनिकेत ही अपनी कमाई से घर चला रहा था, इस कारण कुछ कहने का साहस किसी को ना हुआ। भाई साहब, एक परिचित ने व्यंग्य से पूछा, ये बेमेल शादी आपने स्वीकार कैसे कर दी? कहा हम उत्तर भारत के, कहा वो बंगाली। बड़े भैया ने कूटनीति का सहारा लेते हुए कहा, भाई मेरी स्वीकृति का प्रश्न ही कहाँ उठता है। उन दोनों ने अपनी मर्जी से कोर्ट में शादी कर ली तो मैं क्या कर सकता था। हाँ, आपको एक दावत न मिलने का दुख अवश्य होगा। परिचित महोदय ने झेप कर कहा, मेरा ये मतलब नहीं था। पता नहीं कैसे निर्वाह करेंगे। आखिर उन दोनों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तो बिल्कुल अलग है ना। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, पर संस्कार तो सबके भारतीय ही है ना। और फिर सारे विद्वान, जिसमें आप भी हैं, कहते हैं ना कि शादियां तो जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाती हैं। बड़े भैया ने हंसते हुए आगे कहा,
मैं और आप क्या कर सकते हैं। उन सज्जन का मुंह बंद हो गया। सुगंध ने दर्शन शास्त्र में एमए किया था और साथ ही बीएड भी कर लिया था। पहले एक स्कूल में और फिर एक अच्छे नामी कॉलेज में व्याख्याता के पद पर काम कर रही थी। अनिकेत दूसरे कॉलेज में वरिष्ठ व्याख्याता था। अक्सर मिलते जुलते रहते थे। एक दूसरे के प्रति आकर्षण ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया। अंत में शादी करने का भी फैसला कर लिया। दोनों परिवारों के विरोध का भी उन्हें आभास था, पर कोशिश यही थी कि शादी बिना किसी झंझट के हो जाए, बाकी देख लेंगे। आशा के विपरीत बड़े भैया ने कुछ नहीं कहा, जबकि अनिकेत के घर वालों ने कुछ समय तक असहयोग आंदोलन किया। शादी को लगभग 7 महीने हो चुके थे और ऊपरी तौर से सबकी जीवन की गाड़ी ठीक ठाक रूप से चल रही थी। रात के 11 बजे होंगे। बड़े भैया टीवी पर एक रोचक धारावाहिक देख रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर घंटी तो बजी ही, साथ ही कोई धड़ाधड़ बड़बड़ा भी रहा था। बड़े भैया को दहशत हुई कि कहीं कोई लुटेरा या आतंकवादी तो नहीं। धीरे धीरे सोचते हुए दरवाजे तक आए। दरवाजे में लगे शीशे में झांक कर देखा, पर अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आया। कौन है? उन्होंने धमकाते हुए पूछा। मैं हूँ, एक मिमियाता स्वर आया। दरवाजा खोलिए। आवाज कुछ परिचित सी लगी, पर धोखा भी तो हो सकता है, सोचकर बड़े भैया ने कड़क कर पूछा। मैं कौन? सुगंध। लगा कि आवाज में जान ही न थी। बड़े भैया ने झट से दरवाजा खोला। सुगंध हाथ में एक छोटा सूटकेस लिए खड़ी थी, ठीक किसी फिल्मी नायिका की तरह। पहले तो बड़े भैया की छाती से चिपट कर रोई, फिर सीधे अपने कमरे में चली गई। बड़े भैया ने कुछ नहीं कहा, केवल गंभीरता से सोचते रहे कि सुबह होने पर ही पूछेंगे। वैसे पूछने की आवश्यकता भी क्या है। सवेरे वे अखबार पढ़ रहे थे। सुगंध सामने बैठी बेचैनी से प्याले प्लेट इधर उधर करते हुए सोच रही थी कि ये बड़े भैया हैं कैसे। कोई चिंता ही नहीं। अंत में जब सब्र का बांध टूट गया तो उसने भैया के हाथों से अखबार छीनते हुए पूछा। पूछोगे नहीं मैं क्यों आई हूँ? शरारत भरी मुस्कुराहट से उन्होंने कहा। पूछने की क्या जरूरत है, पति पत्नी में तकरार तो होती ही रहती है, सब ठीक हो जाएगा। सुगंध ने क्रोध से कहा। ये तकरार नहीं है बड़े भैया, मैं वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। बड़े भैया ने हंसकर कहा। शाबाश बेटी, ये तूने बड़ा अच्छा काम किया। इस घर में तेरी बड़ी कमी महसूस होती थी। आज लौकी के कोफ्ते बनाना, बहुत दिन हो गए खाए हुए। बड़े भैया आप इसे मजाक समझ रहे हैं? सुगंध ने क्रोध से पूछा। उन्होंने गंभीरता से उत्तर दिया। जिंदगी में ऐसे फैसले कभी मजाक नहीं होते। तूने खुद शादी का फैसला किया, मैंने मान लिया। अब तू हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ गई है, ये भी मान लिया। तू चिंता मत कर, यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। एक बार भी तो नहीं पूछा कि झगड़ा क्यों हुआ, मानो उन्हें कोई मतलब ही नहीं। सुगंध तो सब कुछ उगलना चाहती थी, कब तक चुप बैठी रहती। अचानक वो सिसकने लगी, रोते रोते बोली। बड़े भैया उन्हें बहू नहीं, एक नौकरानी चाहिए। दिन भर घर में चक्की की तरह पिसती रहती हूँ, पर किसी को मेरी कोई परवाह नहीं। किसी से क्या मतलब? भैया ने अनजान बनते हुए पूछा। कहा ना किसी को भी नहीं, सुगंध ने चिढ़कर कहा। पर तू कॉलेज पढ़ाने तो अब भी जाती है ना? बड़े भैया ने पूछा। जाती तो हूँ, सुगंध ने कहा, पर मेरे पीछे कोई भी काम नहीं करता। सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। तो तू नौकरी छोड़ दे, बड़े भैया ने सलाह दी। रुपया जो कमा कर लाती हूँ, रुपया भी तो चाहिए उन्हें, सुगंध ने तड़क कर कहा। और अनिकेत का क्या कहना है? पहले तो मेरी ओर से कुछ बोलते भी थे, पर अब माता पिता और बहन के दबाव में उन्होंने भी साथ देना छोड़ दिया है। कहते हैं कि मैं ही परिवार में मिलजुल कर नहीं रहती। अब आप ही बताइए कि क्या मेरी अपनी कोई अहमियत नहीं है? मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है? क्या मुझे अपनी तरह से जीने का अधिकार नहीं है? वो एक ही सांस में सब कुछ कह गई। गंभीरता से विचार करते हुए बड़े भैया ने कहा। ये बात तो ठीक है, अगर इंसान अपनी पहचान ही भूल जाए तो पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा। सच में तेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अच्छा किया जो तू वो घर छोड़कर चली आई, हमेशा हमेशा के लिए। सुगंध को समझ न आया कि बड़े भैया ताना दे रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं। अक्सर ऐसी ही दोहरी बात करते हैं, उनको समझना बड़ा मुश्किल है। अब मैं क्या करूं? सुगंध ने उलझन में पड़कर पूछा। करना क्या है? आराम से यहाँ रहे और चैन की बांसुरी बजा। हाँ, कॉलेज जाना मत छोड़ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, भैया ने समझाते हुए कहा। और फिर कुछ मुस्कुराते हुए बोले। अब कुछ नाश्ता वास्ता भी मिलेगा? सुगंध के तने हुए चेहरे पर मुस्कान की लहर दौड़ गई। बड़े भैया कभी नहीं बदलेंगे। 7 दिन हो गए, सुगंध के खिले हुए मुखड़े पर चिंता की लकीरें उभरने लगी थी। बड़े भैया के समर्थन और आश्रय प्रदान करने से उसे बड़ी तसल्ली मिली थी।
पहले तो यही सोचा था कि देखते ही वे डांटेंगे और फटकार लगाएंगे, बुरा भला कहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर बड़े भैया को छोड़कर उसका था ही कौन। क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही है, बड़े भैया ने पूछा। कुछ भी तो नहीं, सुगंध ने कहा। कुछ तो है, वे मुस्कुराए। सुगंध ने झिझकते हुए कहा, आप वहां कहलवा दीजिए कि मैं यहाँ हूँ और बड़े आराम से हूँ। उन्होंने जोड़ते हुए कहा, मैं क्यों कहूँ ऐसा, पर लगता है तेरे दिल में अनिकेत के लिए कुछ जगह है, इसीलिए परेशान है। सुगंध ने झल्ला कर कहा, मुझे कोई परवाह नहीं उन लोगों की। क्या उनको मेरी परवाह है? इसीलिए तो कहता हूँ। बड़े भैया ने हंसकर कहा, जब एक बार फैसला घर छोड़ने का कर लिया तो अब उसी पर अटल। सुगंध चुप हो गई। इतवार का दिन था, छुट्टी के हिसाब से सब काम धीरे धीरे हो रहा था। घंटी बजी तब सुगंध अपने कमरे में थी। मेहरी के सिवा कौन होगा, वो भी तो आराम से आएगी। बड़े भैया ने धीरे धीरे उठकर दरवाजा खोला। तुम? बड़े भैया ने चौंक कर पूछा, यहाँ क्यों आए हो? सुगंध से मिलने आया हूँ, अनिकेत ने झेंपते हुए कहा। वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, कहकर उन्होंने तड़ाक से दरवाजा बंद करने की नाकामयाब कोशिश की। बड़े भैया, अनिकेत ने बड़े सम्मान से कहा, आपसे तो बात कर सकता हूँ, या आप भी मुझसे बात नहीं करेंगे? भैया ने सोचते हुए कहा, हाँ मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, पर याद रखना मुझे तुम मूर्ख मत समझना। अनिकेत ने झुककर उनके घुटने छूते हुए कहा, ऐसी जुर्रत कर सकता हूँ क्या? ठीक है, अंदर आ जाओ। सुगंध ने अनिकेत को देखा तो पास आ गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बड़े भैया ने डांट कर कहा, सुगंध तू अंदर जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। सुगंध सहम कर अंदर चली गई। चाय मेज पर रखी थी। बड़े भैया ने चाय का प्याला भरकर अनिकेत की ओर बढ़ाया। यहाँ क्यों आए हो? बड़े भैया ने तीखी आवाज में प्रश्न किया। मैं सुगंध को लेने आया हूँ, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, बड़े भैया ने दृढ़ स्वर में कहा। वो तुम्हारा घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आई है, यहाँ उसे कोई तकलीफ नहीं है। अनिकेत ने झिझकते हुए कहा, दरअसल कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं उसे दूर करने आया हूँ। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? बड़े भैया ने क्रोध से कहा। क्या तुम उसे एक नौकरानी की तरह नहीं रखते? जब तुम उसे बाहर काम करने के लिए भेजते हो तो क्या तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का ये कर्तव्य नहीं कि घर के कामों में उसका हाथ बटाएं? यही उसे समझाना चाहता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। बस उसे थोड़ा मेरे माता पिता से इज्जत से पेश आना चाहिए। तुम्हारा मतलब है मेरी बहन बदतमीज है? बड़े भैया ने क्रोध से पूछा। अनिकेत ने तुरंत बचाव करते हुए कहा, जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा थोड़ा सम्मान से पेश आए, आखिर वे मेरे माता पिता हैं। ओहो, बड़े भैया ने व्यंग से कहा, सम्मान से पेश नहीं आती? पढ़ा कर तो तुम भी आते हो, क्या आते ही झाड़ू पोछा और खाना बनाने लगते हो? थोड़ी देर तो नवाब साहब की तरह बैठकर चाय नाश्ते का इंतजार करते ही हो। अनिकेत उत्तर के लिए सही शब्द न पा सका। उसकी जीभ लड़खड़ा गई। अरे आते ही थकी मांदी लड़की से सब ये उम्मीद करें कि काम में जुट जाए और सम्मान से भी पेश आए, ये सोचकर तुमने एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ बड़ा अन्याय किया है। बड़े भैया ने सिर हिलाते हुए कहा। भैया, आप समझ नहीं रहे हैं, अनिकेत ने तेज आवाज में कहा। वो किसी भी सूरत में मुझसे और मेरे परिवार से घुल मिलकर नहीं रहना चाहती। यानी तुमने उसे और उसने तुम्हें समझने में भूल की है। ये शादी तुमने भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में कर ली। भैया ने तीखा प्रश्न किया। जी ऐसा तो नहीं था, अनिकेत ने हकलाते हुए कहा। हमने सारे पहलुओं पर अच्छी तरह से गौर कर लिया था। असलियत की दुनिया कल्पना के संसार से बहुत अलग होती है ना दामाद बाबू? बड़े भैया ने कटु व्यंग से पूछा। अब जब समझ ही लिया है कि ये शादी एक भूल थी तो यहाँ क्या करने आए हो? मैं उसे समझाना चाहता हूँ, अनिकेत ने धीरे से कहा। यानी तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए थोड़ी जगह है? भैया कुटिलता से मुस्कुराए। अनिकेत सिर झुकाकर नीचे देखने लगा। सुनो दामाद बाबू, सुगंध तुमसे ना तो मिलेगी और ना ही यहाँ से जाएगी, भैया ने दृढ़ता से कहा। तुम जा सकते हो। अनिकेत ने भी उतनी ही दृढ़ता से उत्तर दिया। भैया, सुगंध से बिना मिले मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। पति पत्नी के बीच में आप क्यों आते हो? मुझे एक मौका दीजिए। कैसा पति, कैसी पत्नी? बड़े भैया ने कटुता से ऊंचे स्वर में कहा ताकि सुगंध भी साफ साफ सुन ले। सुगंध तुम्हारा घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई है, ये अच्छी तरह समझ लो। सुगंध के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। उसे ऐसी आशा न थी कि बड़े भैया अनिकेत का इतना अपमान करेंगे।
उसे अनिकेत पर न जाने क्यों तरस आने लगा। जो भी हो, मैं मिलकर ही जाऊंगा। अनिकेत ने सुगंध के कमरे की ओर बढ़ते हुए कहा। ठहर जाओ, बड़े भैया ने डांट कर कहा। मैं इतना कमीना तो नहीं हूं कि तुम्हें घर से बाहर उठाकर फेंक दूं, पर सुगंध से मिलने की आज्ञा कभी नहीं दूंगा। इधर वाला कमरा खाली है, वहां जब तक मर्जी हो रहो, पर सुगंध से मिलने की कोशिश मत करना। अनिकेत लाचारी से कमरे में चला गया। सुगंध थोड़ी देर में बाहर आई तो चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। बड़े भैया ने रूखे स्वर में कहा, मैंने अनिकेत को डांट दिया है। अगर अपनी और मेरी इज्जत प्यारी है तो उससे बात मत करना। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहो। हाँ, नौकर के हाथ नाश्ता और खाना कमरे में ही भिजवा देना। मैं बाहर उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता, समझी? बड़े भैया 2 दिनों तक दीवार बने बीच के कमरे में आराम कुर्सी लगाकर बैठे रहे। दफ्तर से भी छुट्टी ले ली थी। सुगंध पर पूरा विश्वास था कि वो अनिकेत से बात नहीं करेगी। अनिकेत के ऊपर ही पहरा लगाया हुआ था कि वो उकता कर चला जाएगा। बड़े भैया अपनी कूटनीति पर मुस्कुरा रहे थे। वे पहले ही जानते थे कि इस तरह की शादी में कोई दम नहीं होता, पर पागलों को भला कोई समझा सकता है क्या? 3 दिन हो गए। बड़े भैया ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। न जाने कब आंख लग गई थी। दिन चढ़ाया था। अखबार वाला कभी का अखबार बालकनी में फेंक कर चला गया था। अजीब सा सूनापन था। सुगंध, बड़े भैया ने पुकारा। अरे चाय वाय मिलेगी या नहीं? कोई उत्तर नहीं। सुगंध के कमरे में झांका, कमरा खाली था। ध्यान से देखा तो उसका सूटकेस भी नदारद था। अनिकेत भी गायब था। कहाँ गए? और तब बड़े भैया ठठाकर हंस पड़े। आखिर उनकी तरकीब काम कर ही गई। अगले साल सुगंध गोद में अपना बच्चा लेकर बड़े भाई के पास आई। अनिकेत साथ में था। बड़े भैया खिलखिलाकर हंस पड़े। अब तुम दोनों उस चेक के हकदार हो जो मैंने तुम्हारी शादी के लिए रखा हुआ था। बच्चा भी है, इसलिए सूद के साथ बोनस भी दे रहा हूँ। अब आशा करता हूँ कि तुम दोनों हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे। दोनों ने शर्मा कर चेहरा नीचे कर लिया। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।